कैसे हो। वैसे आज हम लोग जो है ना अम्ल और क्षार इसका क्विक रिवीजन करने वाले, ठीक है। और अम्ल और क्षार में जो हम लोग रिवीजन करेंगे उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका संकेतक। आपके मन में ये विचार चल रहा होगा, भैया ये संकेतक है क्या? हाँ, संकेतक क्या है? संकेतक सिंपल सा इतना समझ लो, संकेतक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हमारे पास अम्ल और क्षार दिया हुआ रहेगा। आप कल्पना करो यहाँ पर कुछ है क्या, तो कल्पना आप करो ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में जो है अम्ल या फिर क्षार भरा हुआ है। वैसे अक्सर हम लोग इसे पानी भर के पीते हैं। कल्पना करो इसमें बैटरी का पानी आप रख लो या फिर आप साबुन का घोल को घोर लो। जो साबुन का घोल को आप घोरोगे वो आपका क्षार हो गया, जो बैटरी का पानी होगा वो आपका अम्ल हो जाएगा, ठीक। अब कैसे जानेंगे इसमें आपका अम्ल है या क्षार है? सिंपल सा आपके पास कुछ संकेतक दिया हुआ रहेगा, उस संकेतक का प्रयोग करके हमको बस ये जानना है इसके अंदर अम्ल है या इसके अंदर क्षार है। उस संकेतक के बारे में हमको पढ़ना है। ओके भैया, ठीक है। संकेतक का प्रकार देखेंगे। संकेतक का 3 प्रकार होता है, प्राकृतिक संकेतक, ठीक है, फिर आपका कृत्रिम संकेतक, फिर आपका जो है घ्राण संकेतक। ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें काफी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। संकेतक पढ़ने वाले, उसके बाद हम लोग अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल पढ़ेंगे। संकेतक में जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी होने वाला है, एक घ्राण संकेतक अच्छे से पढ़ना, फिर प्राकृतिक संकेतक अच्छे से पढ़ोगे। ये 2 से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे हम अम्ल की बात करेंगे। अम्ल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अम्ल यहाँ से पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, यहाँ पर जैसे हम आप अम्ल के बारे में जान जाओगे 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और सेम वही पॉइंट आपको उसी में डिफरेंस रहेगा क्षार में, तो वहां से आप अंतर भी लिख सकते हो कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। बहुत अच्छे। अर्थात हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे बेहतर तरीके से। फिर हम लोग जो है अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, क्या अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हुआ? अब आपके मन में यह विचार चल रहा होगा, भैया ये प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? सिंपल सा समझो ना, प्राकृतिक स्रोत की बात कर रहे हैं तो हम लोग के आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें अम्ल पाई जाती है। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, नारंगी खरीद रहे हो, तो नारंगी में कौन सा अम्ल है? भैया नारंगी में सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक अम्ल है। अच्छा, पालक खरीद लिए हो, हाँ भैया पालक खरीद लिए, उसमें कौन सा अम्ल है? भैया जी पालक में कौन सा अम्ल है, हमका ना पता, सीखना होगा। आंवला में कौन सा अम्ल है? एस्कॉर्बिक एसिड है ना। वैसे उसके बाद आपका जो है जठर रस में कौन सा, जो अमाशय होता है ना, अमाशय में एक जठर रस पाया जाता है, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बातें समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? सेब में आपका मौलिक एसिड है, चींटी जो डंक काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड है। ऐसा हम लोग ढेर सारा चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप परेशान मत होना, हर एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पढ़ने के बाद हम लोग जो है जैसे अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको रिएक्शन सिखा दिए, ठीक है। हम आपको रिएक्शन सिखा दिए, हम सीधा यहाँ पे अम्ल का प्रकार सिखाएंगे। अम्ल का प्रकार, आखिर अम्ल का प्रकार क्या क्या हुआ, टाइप्स। जैसे अम्ल का प्रकार देखेंगे उसके बाद हम लोग सिंपल सा जो रिएक्शन है, रिएक्शन के पार्ट्स को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्शन जान गए हैं कि अम्ल का जो है धातु के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है। आपको बस यही ध्यान में रखना कि अम्ल है, अम्ल का जो है जैसे हम धातु के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग का हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अम्ल का जो है ना धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, इन सब के साथ अभिक्रिया करवाने पर उत्पाद में क्या बनता है, सिर्फ आपको वो ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग क्षार भी देख लेंगे। क्षार हो गया, यहाँ से अम्ल और क्षार से इसका सिर्फ अंतर आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, उसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। फिर क्षार का प्रकार देख लोगे, क्षार का प्रकार क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा क्षार का प्रकार समझने के बाद कि क्षार का रिएक्शन बताए थे क्षार का क्या, हाँ बिल्कुल, क्षार का भी आपको रिएक्शन बता दिया। लेकिन जानते हो वो क्लास इतनी लंबी हो गई थी कि उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आया भी होगा, लेकिन अच्छे तरीके से ध्यान दिए होगे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबी वो क्लास हो गई थी। उतना ज्यादा लंबा क्लास लेने का मेरा इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ही वो लंबा क्लास हो गया था। चलो हम लोग जो है अपने टॉपिक को बारी बारी से स्टार्ट करते और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, बस आप यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। अब हम लोग संकेतक के बारे में बात करेंगे। संकेतक, अब आपके मन में ये चल रहा होगा, भैया संकेतक बोल रहे हैं, हाँ संकेतक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा जरूर बंदा होगा जो संकेत कर रहा होगा कि हाँ हाँ यही अम्ल है, यही क्षार है। ये संकेतक कौन सा क्या करता है? संकेत ये बताता है कि हाँ हमारे पास जो एक ग्लास है, मतलब हमारे पास जो भी लिक्विड है अम्ल या क्षार,
उसके उसमें अम्ल रखा हुआ है या क्षार रखा हुआ है, इसके बारे में बताता है संकेतक। अच्छा भैया, ये अम्ल और क्षार की जानकारी देता। भैया सुनिए ना, आप भी एक संकेतक यूज किया कीजिए जो हल्ला करेगा ना, आपको पता चल जाएगा कि क्लास में हल्ला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे इसलिए तो हम है ना सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हुए हैं, हल्ला होगा पता चलेगा, लेकिन फिर भी वो कैमरा कोई काम नहीं करता। चलो संकेतक समझ में आ गया। अम्ल और क्षार के बारे में संकेत देगा, हाँ ये आपका अम्ल है या क्षार है। इस संकेतक आपका 3 प्रकार का होता है, सिर्फ नाम ध्यान में रखना। नाम कौन कौन सा ध्यान में रखोगे? एक प्राकृतिक संकेतक आपको ध्यान में रखना है, दूसरा आपको घ्राण संकेतक ध्यान में रखना है। प्राण नहीं बोल रहा हूँ, घ्राण बोल रहा हूँ, स्मेल वाला। अरे उतना बदबू वाला नहीं, क्या सुगंध है उस स्मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे संकेतक 3 प्रकार का होता। पहला बोलोगे आप मेरे साथ, यहाँ बोर्ड चमक रहा क्या? नहीं चमक रहा। संकेतक में पहला प्रकार प्राकृतिक संकेतक। भैया जी प्राकृतिक संकेतक, उसके बाद जैसे प्राकृतिक संकेतक हो गया, फिर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्या? भैया जी सुनिए ना, कृत्रिम संकेतक। बहुत अच्छे, कृत्रिम संकेतक। फिर आपको तीसरा आपको ध्यान में रखना है घ्राण संकेतक। घ्राण संकेतक। ये 3 प्रकार होता संकेतक का। बोर्ड चमक रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ संकेतक, यहाँ संकेतक, कृत्रिम और घ्राण लिखा हुआ है। कृत्रिम घ्राण दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, आप मैनेज कर सकते हो, कर लोगे, ठीक है। यहाँ देखो, हम लोग प्राकृतिक संकेतक के बारे में बात करेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे भैया प्राकृतिक संकेतक हो गया, ठीक है, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? भैया सुनिए ना, क्या बताओ क्या? फिर आप बोलोगे भैया यहाँ प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो हमको प्रकृति में मिले। अच्छा 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 अच्छा, प्रकृति में कुछ भी मिलेगा, जैसे कि हमको प्रकृति में यहाँ पर कुछ भी मिल जाए। कहाँ कुछ है यहाँ पे बताने के लिए आपको? कुछ भी है प्रकृति में, जैसे कि आपको जो है, भैया सुनिए ना, प्रकृति में ऐसा कुछ भी मिले, जैसे कि हमको जो है मैं बताना चाहूंगा, प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा संकेतक जो कि ये बता दे हाँ ये अम्ल है, ये क्षार है, ठीक है। तो उस संकेतक का नाम रख दिया हम लोग प्राकृतिक संकेतक। जैसे कि आप हल्दी देखे हो? हाँ भैया हल्दी देखे हैं, हल्दी शर्ट पे लग गया यहाँ पे, चलिए हल्दी लगा दी यहाँ पे। पहला एग्जांपल लेते हैं हल्दी का। चलो हम, मेरे ख्याल से यहाँ पे हल्दी लग गया, कहाँ पे? यहाँ पे हल्दी लग गया, यहाँ पे हल्दी लग गया मेरा। हम आपको दे दिए शर्ट धोने के लिए। अच्छा ठीक है शर्ट धोने दे दिए, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो? साबुन लोगे, घसे जा रहे हो। पता चला क्या? साबुन जैसे आप हल्दी के ऊपर डालोगे, जो हल्दी का जो रंग था ना, वो रंग बदल जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आप एक बार प्रैक्टिकल तो हर दिन होता ही होगा। ऐसा थोड़े है कि आप जो है आपका भाई जो है सच में दाल गिरा के ना खाता होगा। भैया ना ही खाता है, ठीक है, मेरे बड़े भैया खा सकते लेकिन मेरा भाई नहीं खाता। दांत लाल कर देंगे। मान लो हल्दी गिर गया आपके शर्ट का, मेरे शर्ट पे गिर गया, ठीक है। अब आप धो रहे हो उसको, तो जब भी आप अपने साबुन से उस हल्दी को धोगे ना, वो आपका लाल भूरा कलर का हो जाता, ठीक है। अर्थात हल्दी में आपको ध्यान में रखना है, अगर शर्ट पे हल्दी गिर गया, हल्दी का जो भी रंग होगा उस रंग में, जैसे हल्दी में आप क्षार को मिलाओगे, हाँ भैया क्षार को मिला रहे हैं, हल्दी में क्षार को मिला रहे हैं, तो हल्दी का जो रंग होता है ना, वो लाल भूरा कलर का, लाल भूरा कलर का हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। ये समझ के चलना, ठीक है। ध्यान में रखोगे, रख लेंगे भैया, ध्यान में अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, ओके। अच्छा ये सोचो, अगर हल्दी गिर गया आपकी शर्ट में, ठीक है, अम्ल है वो, अब आप उसमें अम्ल मिला रहे हो। जैसे मान लो, कल्पना करो, इमेजिन करो, हमारा प्यारा सा शर्ट था, यहाँ शर्ट पे जो है थोड़ा सा हल्दी गिर चुका है यहाँ पे। अब आप कल्पना करो, यहाँ हल्दी गिरा हुआ है, इस हल्दी में अगर हम अम्ल मिला दें, अम्ल में क्या, जैसे कि घर में बैटरी का पानी होता है ना एसिड, उसको लाओगे और शर्ट पे डाल दोगे और फिर रगड़ रहे हो, धो रहे हो, क्या होगा? क्या हल्दी का रंग चेंज हो जाएगा? सोचो तनिक। फिर आप बोलो भैया नहीं, पता नहीं क्या होगा, चेंज होगा, लाल हो जाएगा। शर्ट नहीं लाल होगा, आपका गाल लाल हो जाएगा, पीछे से माँ दीदी आएगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? एसिड डालोगे शर्ट पे, शर्ट नहीं खराब हो जाएगा? तो सही में चेंज होगा, लेकिन आपका मेरा शर्ट तो चल ही जाएगा। उसका आत्मा को शांति दे, हमारी शर्ट की आत्मा को। लेकिन हाँ, आप जरूर पिट जाओगे माँ जी से, बिकॉज शर्ट में कभी एसिड नहीं डालना चाहिए। और अगर आप बोलोगे भैया आप बोले थे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो शर्ट के साथ ऐसा प्रैक्टिकल करना है जो शर्ट सही सलामत रहे, ऐसा नहीं। हमें प्रैक्टिकल करने से मतलब है, शर्ट का क्या हो हमें उसके कोई मतलब नहीं, शर्ट रहे ना रहे हमें कुछ नहीं, हमें बस प्रैक्टिकल में ये जानना है कि एसिड मिलाएंगे हल्दी में तो क्या होगा। ठीक है, मेरे शर्ट को छोड़ देना। एसिड जैसे ही आप मिलाओगे, अर्थात अम्ल मिलाओगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है।
जैसा है वैसा ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होने वाला, ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, नो चेंज। ओके, ये बातें ध्यान में रखोगे। हल्दी हो गया। उसके बाद जो है आपके लिए जो जरूरी है वो है जरूरी, ये क्या है, लिटमस पत्र, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। हल्दी में से सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा, लाल भूरा रंग का। इसको बस आप ध्यान में रखोगे कि हल्दी में अगर हम लोग क्षार मिक्स करते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है, आपको बोलना है लाल भूरा रंग का, वो मतलब लाल भूरा रंग में वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक। अगर हम लिटमस पत्र की बात करेंगे, ये लिटमस पत्र क्या होता है, अब आपके मन में चल रहा होगा भैया लिटमस पत्र की बात कर रहे हैं, हम देखे हैं लिटमस पत्र, देखे हो लिटमस पत्र, आप तो ना देखे होगे। लिटमस पत्र देखोगे ना, मैं बताना चाहूंगा कि लाइकेन देखे हो तो तुरंत बोलोगे ना लाइकेन ना देखे। सपोज कल्पना करो जब यहाँ बाढ़ आया था, पूरा बाढ़ आया था, तो देखोगे बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद जो है ना, जमीन पर घास के ऊपर कुछ पपरीदार बैठ गया था, पत्ता पत्ता रंग का, देखे हो ध्यान। अब क्या, काफी दिन पहले की बात है, उस वक्त आपको लग रहा हो भैया ये क्या बैठ चुका है। मतलब यहाँ मेरे बगल में जो बाढ़ आया ना, जमीन के ऊपर जो है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर पानी के जाने की वजह से पपरी पपरी रंग का बैठ गया था, वही तो था आपका लाइकेन। समझ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए होगे। तो लाइकेन जो है ना, जैसे आप चल जाओ कहाँ, तालाब में चल जाओ, तालाब के अंदर मत चल जाना, तालाब के पास जाओ, वहां जो है ना, तालाब में जो है हरा हरा कलर का आपको दिखने वाला है, उसके ऊपर परत दिखने वाला है, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर का परत आपको उसके ऊपर दिखेगा, ठीक है। हाँ भैया दिखता है परत, वो है क्या, वो भी तो लाइकेन ही है ना। समझ रहे हो, लाइकेन किससे बनता है, लाइकेन जो है आपका एल्गी से बनता है, ठीक है, और आपका जो है ना काइटिन से बनता है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना, ठीक है, उतना भी डीप नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखो कि लाइकेन एक तरह का वो जो हरा हरा परत दिखता है तालाब में, तालाब के पास जाओगे देखना, आपको लगेगा ये पानी तो गंदा हो गया है, इसके ऊपर पता नहीं क्या बैठा हुआ है, वो और कुछ नहीं, वो आपका लाइकेन होता है, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो है एल्गी और काइटिन से मिलकर बना होता है। इसमें से जो एल्गी है ना, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। अच्छा छोड़ो, इसके ज्यादा हम डीप में जाएंगे, उधर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी सुन लो, सिर्फ एल्गी जो है आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, और प्रकाश संश्लेषण करता नहीं है। अब इसको भोजन भी चाहिए, क्योंकि ऐसे समझो ना, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, ठीक है, ये आप हो, ये आपका दोस्त है। भैया जी मेरे में बाल नहीं है क्या, अच्छा होगा, ध्यान दो। जैसे आप मान लो खाना नहीं बनाते हो, खाना आप नहीं बनाते हो, लेकिन आपके पास खाना बनाने का सारा सामान मौजूद है। आपकी दोस्त जो वो खाना बनाती है, ठीक है, लेकिन उसके पास सामान ही नहीं खाना बनाने का, तो दोनों खाना कैसे खाओगे, आप इससे दोस्ती करो, चलो हम दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, हम आपको खाना दे देंगे, आप खाना बना लोगे, हो जाएगा काम। सेम वही चीज यहाँ होता है, ये एल्गी आप हो गए हो, और ये काइटिन जो है आपका दोस्त हो गया। आप जो है आपके पास खाना है लेकिन खाना बना नहीं सकते हो, मतलब एल्गी जो है खाना है लेकिन वो खाना नहीं बना सकता, और काइटिन जो है उसके पास खाना बनाने का सामर्थ्य है, लेकिन वो खाना है ही नहीं उसके पास, खाना बना सकता है लेकिन। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बस यही दोनों मान लो, ये आप एल्गी हो, ये काइटिन है, जब दोनों मिक्स होगा तो वो आपका लाइकेन बन जाएगा। दोनों का ही सहजीवन आपका लाइकेन कहलाता है, एल्गी और काइटिन का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। ये बातें समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। जो लाइकेन बना ना, अब लाइकेन समझ लो, लाइकेन जब भी बोलेंगे आपको इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है, आप चल जाओगे तालाब के पास, जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता होगा ना, वो जम जाता है, पूरा पत्ता पत्ता टाइप का हो जाता है ना, उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। उसी को मॉडिफाई करके हम लोग लिटमस पत्र बनाते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किससे करते हैं भैया, इसका निर्माण जो है लाइकेन से करते हैं। ओके भैया, बातें समझ में आ गई, निर्माण लाइकेन। लाइकेन ध्यान में कैसे रखोगे, यहाँ देखो ला आया, हाँ यहाँ पे भी ला आया, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हिंट्स मिलेगा, लिटमस लाइकेन, ठीक है। नहीं भी मिलेगा तो याद करोगे, हमें क्या हमें मतलब है, लेकिन अधिक आपको हिंट्स देंगे ना, आप कंफ्यूज कर जाओगे भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर यहाँ पे देखो रंग की मैं बात कर रहा हूँ, अब रंग के बारे में हम लोग विचार करेंगे, आप खुद विचार करोगे, हमारे पास जो है कल्पना करते चलो। भैया जी आप मेरे साथ कल्पना क्यों करवाते हैं। यहाँ देखो, लिटमस पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें हम अम्ल मिला दिए तो क्या होगा, इसमें क्षार मिला दिए तो क्या होगा। वैसे जानते हो लिटमस पत्र जो है आपका, जैसे लिटमस पत्र देखे हो, सुनते होगे, ये हमारा जो है लाल लिटमस पत्र है, ये हमारा जो है नीला लिटमस पत्र है। मतलब लिटमस पत्र दो तरह का होता है, एक होता है लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पेपर, एक होता है आपका मतलब नीला लिटमस पेपर, क्या बोल रहे हैं, नीला लिटमस पेपर। हाँ भैया समझ में आ गया था, हिंदी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। यहाँ देखो लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, ठीक। अब
लिटमस पत्र दो तरह का हो गया, एक लाल रंग का होगा, एक नीला रंग का होगा। आप कल्पना करो, ये तो लाल रंग का है, ये आपका नीला रंग का है। अब इसको जो हम बारी बारी से अम्ल में मिला रहे हैं, मान लो इसमें अम्ल है, ठीक है, इसमें अम्ल है, इसमें जो हम लिटमस पत्र को मिला रहे हैं, अगर लाल लिटमस पत्र को जैसे ही मिलाएंगे अम्ल, या इसमें अम्ल है, इसमें जैसे हम लोग कोई सा लिटमस पत्र, इसमें से कोनो लिटमस पत्र में से मिला रहे हैं, ठीक है भैया जी, उसका रंग कैसा हो जाएगा? भैया जानते हैं, अम्ल में अगर लिटमस पत्र मिलाएंगे उसका रंग लाल हो जाएगा। हाँ, अर्थात याद कैसे रखें? देखो अम्ल में ल वर्ड आ रहा है, यहाँ पे लाल में भी ल वर्ड आ रहा है, तो यहाँ से ध्यान में रखोगे कि अगर मेरा इस ग्लास में अम्ल भरा हुआ होगा, इसमें लिटमस पत्र मिलाएंगे, उसका रंग लाल रंग में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लिटमस पत्र का रंग लाल रंग में चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब सोचो भैया 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 हमारे पास नीला लिटमस पत्र है नहीं कुछ मेरे पास, छोड़ो, हमारे पास नीला लिटमस पत्र, मान लो ये नीला लिटमस पत्र है, इसको जैसे ही मिला रहे हैं, अगर इसमें अगर मेरा अम्ल है तो इसका रंग चेंज हो जाएगा। बताओ किसमें चेंज होगा? भैया आप बताए हैं, अगर इसमें अम्ल रहेगा, अगर इस ग्लास में अम्ल है तो हम क्या जानते हैं, अम्ल में अगर लिटमस पत्र को मिलाते हैं, लिटमस पत्र का रंग लाल में चेंज हो जाता। याद कैसे रखेंगे? अम्ल में ल अक्षर आ रहा है, ल से लाल हो जाएगा। ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अर्थात अम्ल में अगर लिटमस पत्र को मिलाएंगे तो लिटमस पत्र का रंग लाल में परिवर्तित हो जाएगा। चाहे लाल लिटमस पत्र को मिलाओ तो लाल रंग ही बनेगा, नीला लिटमस पत्र को मिलाओ तो लाल रंग ही बनने वाला, हमेशा लाल रंग ही बनेगा अगर इसमें अम्ल रहा तो। ना अब अम्ल को फेंकिए फेंकिए फेंकिए, यहाँ पे साबुन दिख रहा है, चलो ठीक है, मान लो ये साबुन है, साबुन का घोल इसमें घोल, मतलब साबुन का घोल जो इसमें घोल लिए, ठीक है। अब ये साबुन का घोल इसमें घोल लिए, ये मेरा क्षार बन गया, ठीक। क्षार में अगर हम लोग लिटमस पत्र को मिलाएंगे, क्षार में अगर लिटमस पत्र को मिलाएंगे, इसका रंग जो है नीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना, कंफ्यूजन से दूर। मान लो ये लिटमस पत्र, पता नहीं कौन से कलर का, लो लाल रंग का लिटमस पत्र ले लिया, ये लाल रंग का है, हाँ ये लाल रंग का है भैया, ये तो काला दिख रहा है, लाल रंग का है, ठीक है, यहाँ दिख रहा काला लेकिन यह लाल रंग का है, ठीक है। जैसे इसको हम जो है, इसमें क्षार भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? क्षार भरा हुआ है। जैसे इस क्षार में इस लिटमस पत्र को मिला रहे हैं, इसका रंग परिवर्तित हो जा रहा है, इसका रंग चेंज हो जा रहा है। अब इसका रंग किसमें चेंज हो गया? भैया जानते थे, अगर इसके अंदर क्षार भरा हुआ है, इसमें जैसे लिटमस पत्र को मिलाएंगे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ये नीला रंग में चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया। बातें समझ में आ गई। हम इसमें से नीला लिटमस पत्र ले लें, अब ये नीला रंग का है, इसमें हम क्षार रखा हुआ है, जानते हैं पहले से क्षार रखा हुआ है, इसमें जैसे ही हम इसको मिलाएंगे, ये नीला था तो नीला में ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्षार रहने को नीला रंग में ही रहता है, नीला रंग के अलावा दूसरा रंग वो नहीं देता। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटमस पत्र का रंग जो है, अगर लिटमस पत्र को जो है अम्ल में मिलाते हैं, लिटमस पत्र को अगर अम्ल में मिलाते हैं तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता, लिटमस पत्र को अगर क्षार में मिला रहे हैं तो वो मेरा नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मेरे पास कोई विलयन है, इसमें अगर हम लिटमस पत्र को मिला रहे हैं, वो नीले रंग में परिवर्तित हो रहा है, बताइए इसमें कौन सा विलयन था? तो आप बोलोगे भैया वो नीले रंग में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो है आपका क्षार है, नीला रंग में परिवर्तित हो रहा है मतलब क्षार है। अगर मेरे पास कोई विलयन है, उसमें हम लिटमस पत्र को मिला रहे हैं, मेरा लिटमस पत्र मिल चुका है इसमें, जैसे मेरे पास कोई विलयन है, इसमें हम लिटमस पत्र को मिला रहे हैं, वो आपका लाल रंग में परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा विलयन था? आप बोलोगे भैया लाल रंग में परिवर्तित हुआ, ल से लाल हो गया और ल से मेरा अम्ल हो जाएगा। भैया ल से थोड़ी होता, अरे लास्ट में ल है ना, ध्यान में रखोगे। समझ में आ गया? बिल्कुल आपको बातें समझ में आ गए होंगे, फिर भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ये आपको समझ में आ गया होगा। लिटमस पत्र आपको कम से कम ध्यान में रखना है। एक चीज और बताना चाहेंगे, लेकिन वो आप अपने ध्यान में नहीं रखोगे, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता, अभी तक जितना हम देखे हैं उससे प्रश्न नहीं आता है, फिर भी समझ लो। एक लाल बंधा गोभी होता है, आप बंधा गोभी खाए हो ना, लाल पत्ता गोभी, बिल्कुल लाल पत्ता गोभी खाए होगे, वो लाल पत्ता गोभी को ले लोगे, ठीक है ले लियो भैया जी, उसके रंग की सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। उस लाल पत्ता गोभी में जैसे हम अम्ल को मिलाएंगे, जैसे ही अम्ल को मिलाएंगे वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही लाल पत्ता गोभी में हम क्षार को मिलाएंगे तो वो जो है आपका हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? हरा रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे ध्यान में नहीं रखना, इसमें ध्यान जितना बताएं इसमें ध्यान में क्या क्या रखोगे, ये लिटमस पत्र में जितना भी बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखोगे। और ये लाल भूरा रंग ये ध्यान में रखोगे, बस और हो गया। और ये नाम ध्यान में रखोगे, संकेतक का कितना प्रकार होता है, प्राकृतिक संकेतक, कृत्रिम संकेतक और गहन संकेतक, बस हो गया। ज्यादा चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी, ये सब ध्यान में नहीं रखोगे काम चल जाएगा।
देखो अभी तक तो नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है तो हल्का फुल्का देख लोगे बस हो गया। ज्यादा क्या देखना है, जितना बोले ज्यादा वही आपको देखना है, मतलब वो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब चलेंगे कृत्रिम संकेतक के पीछे। भैया जी कृत्रिम संकेतक, हाँ जी कृत्रिम संकेतक देखने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ कृत्रिम संकेतक की ओर बहुत तेजी से गति करने के लिए। भैया गति नहीं पढ़ाएगा का? अच्छा गति, सब कुछ पढ़ाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो, सब कुछ पढ़ा देंगे। आपका भैया है ना लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं समय बहुत कम है, समय रहता तो काफी कुछ कराते। यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम संकेतक। हाँ, कृत्रिम संकेतक, कृत्रिम संकेतक होता क्या है वो समझना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, क्या एक लिक्विड है। जैसे कृत्रिम का मतलब क्या है, प्राकृतिक का मतलब हो गया जो कि अगल बगल मिलता है, जैसे हल्दी प्राकृतिक रूप से मिला, अगेन 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 प्राकृतिक रूप से मिला, उसमें हम कुछ मिला रहे थे, पता चल रंग परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, रंग परिवर्तन हो रहा था। फिर अब कृत्रिम की बात करें, ऐसा चीज जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, मान लो हम बड़ी मुश्किल से बड़ा मेहनत करके एक लिक्विड बनाए जिसका नाम था मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम था? मिथाइल ऑरेंज। एक बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, दिन रात एक कर दिए, ठीक है, और एक मिथाइल ऑरेंज बनाए, मिथाइल ऑरेंज। भैया जी मिथाइल ऑरेंज, अच्छा लो मिथाइल ऑरेंज, कृत्रिम संकेतक की बात करें, मिथाइल ऑरेंज बना है। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है इसका कलर कैसा होता है कलर के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है, रंग के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सिंपल सा बोलोगे भैया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, इसमें मान लीजिए मिथाइल ऑरेंज भरा पड़ा है, अब हम पिएगा नहीं क्योंकि इसका रंग तो वैसा ही कलर का होता है। अब मिथाइल ऑरेंज भर दिए, अब इसमें हम एसिड मिला रहे हैं, इसका रंग कैसा हो जाएगा? अगर इसमें हम लोग बेस मिला रहे हैं, मतलब अगर हम इसमें अम्ल मिला रहे हैं, रंग परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? अगर इसमें हम लोग क्षार मिला रहे हैं, रंग परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जानना है, हम उम्मीद करते हैं वो आप जान जाओगे। इसमें अगर मिथाइल ऑरेंज भरा हुआ है, इसमें जैसे ही आप अम्ल मिलाओगे, जैसे ही आप अम्ल मिलाओगे, अम्ल में अक्सर सब में लाल रंग में ही परिवर्तन होता है। ये बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी को छोड़ करके, ठीक है, हल्दी को छोड़ करके। ओके भैया हम समझ गए, हल्दी को छोड़ करके, ठीक है। बाकी जितना भी कुछ हम बताए हैं अभी तक में, अगर अम्ल मिलाओगे उसमें तो उसका रंग जो है लाल रंग में ही परिवर्तित होगा। ये ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, लो और लाल, सिर्फ हल्दी को छोड़ के। हल्दी भैया क्यों छोड़ना होता? हल्दी में होता अच्छा ही रहता ना, सटिक ध्यान में रखते हैं हम, सटिक यहाँ ध्यान दो। अगेन क्षार की बात कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज में अगर क्षार मिलाओगे तो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? मान लो मेरा इसमें मिथाइल ऑरेंज भरा हुआ है, इसमें हम क्षार मिला रहे हैं, लो साबुन को यूं इसमें मिला दिए, अब इसका रंग कैसा हो जाएगा? अब इसका रंग जो है येलो कलर में हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक है। अभी तो इसमें हम स्टार लगा रहे हैं वो जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद घ्राण संकेतक, पहले हम स्टार लगा देते, इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। घ्राण संकेतक की समय बहुत कम है, आप खुद जब इसको पढ़ के जब क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन बनाओगे आपको लगेगा हाँ ये सब तो बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे घ्राण संकेतक की बात करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हाँ, घ्राण संकेतक की बात करते हैं। घ्राण संकेतक में जो है आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सिर्फ सूंघ के बताएं कि हाँ ये अम्ल है कि नहीं। आप क्या करोगे? हाँ भैया इसमें अम्ल है कि नहीं है, सूंघेंगे बैठ के। अब हा क्या खुशबू आ रहा है। पेट्रोल के पास जाओगे टंकी में, पेट्रोल का क्या खुशबू आ रहा है, हा, ठीक है। फिर बताओगे ये अम्ल है या क्षार है। बैटरी में जाओगे, जो आपको बताना है ना, बैटरी जहाँ बैटरी का जो पानी है, बैटरी यहाँ पे है कहीं पे, आप मान लो ये बैटरी है, ठीक है, जो घर में बैटरा जो होता है, ठीक है। आप जाओगे उसके पास जो पानी डाल दो, उसमें अम्ल तो है ना, पानी को नाक डालोगे उसमें, हाँ खुशबू भी है जी, खुशबू। अब बताना है वो अम्ल है या क्षार है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बताओगे, ऐसे नहीं बताना है। हाँ क्या कर रहे थे हम? हाँ भैया जी आप हमको जो है ना खुशबू के बारे में बता रहे। खुशबू नहीं, तो माँ जी है ना, आपकी दीदी है ना, दीदी का नाम है ना कुछ हाँ क्या बता रहे थे? चलो हाँ चलो, खुशबू नहीं, सुगंध के बारे में बता रहे थे ना। मतलब किसी चीज को सूंघ के बताना है कि जो है ना वो मेरा अम्ल है या क्षार है, उसको सूंघ के कैसे बताओगे? तो सिंपल सा उसका एक एग्जांपल है, आपको प्याज ले, ठीक है, प्याज ले लिया हम लोग। अब प्याज में जो है ये देखना होगा, अब प्याज में आपको
प्याज का महक तो पता ही है ना, प्याज को स्मेल, गंध तो पता ही ना प्याज कैसा गंध करता। हाँ भैया, प्याज का गंध तो हमको पता ही है, प्याज का गंध कैसा होता है। सिंपल सा, प्याज के गंध में हम क्या करेंगे, प्याज में हम अम्ल मिला दिए। चलो प्याज में जो है, ध्यान से समझो मेरी बातों को, ठीक है। प्याज रखा हुआ, प्याज आप काट करके अपने हाथ पे ले लो, ठीक है। अब जो है गंध लो उसका, खुशबू मतलब स्मेल लो उसका, ठीक है। स्मेल, प्याज का स्मेल कैसा होता है देख लेना। वैसे तो हम प्याज को सिर्फ देख करके आंसू ही बहाए हैं, गंध नहीं लिए, कैसा गंध होता। जो प्याज का गंध होता प्याज जैसा ही होगा, बिल्कुल। अब उसमें जैसे हम अम्ल को मिलाएंगे, जैसे ही प्याज में अम्ल को मिलाएंगे, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका गंध प्याज के जैसा ही रहेगा, अर्थात अम्ल मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्षार मिलाएंगे, जैसे ही प्याज में क्षार मिलाएंगे, उसका गंध चले जाएगा, अपने गंध को वो खो देता है प्याज। इस बात को समझ गए हो। अगर आपको जानना है कि इसमें मान लो इसमें कोई हम लिक्विड रख लिए, इसमें आपका, जैसे मान लो आपको मैंने कहा बैटरी का पानी अम्ल है या क्षार है, उसको पहचानना है। कैसे पहचानोगे वो बैटरी का पानी अम्ल है या क्षार है? जाओगे बैटरी से कुछ पानी निकाल लोगे, ठीक है। अब इसमें बैटरी का पानी ले लिया, पता नहीं अम्ल है या क्षार है। हम प्याज लेंगे, प्याज का कुछ टुकड़ा ले लेंगे, पहले उसको गंध ले लेंगे अच्छे से, स्मेल ले लेंगे। हाँ, स्मेल लिए। अब प्याज जैसा बदबू कर रहा होगा, मतलब स्मेल कर रहा होगा, उसमें जैसे हम लोग बैटरी के पानी को मिलाएंगे, फिर से हम लोग स्मेल लेंगे, उसका जो स्मेल है, गंध है, वो प्याज की तरह ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्षार मिलाओगे, क्षार में क्या, सरफ का पानी घोल लो, सरफ का पानी घोलिए पूरा, उसको जाके प्याज मिला लें, उसका गंध चले जाएगा, गंध खत्म। क्यों? जानते हैं क्षार को पहचानने का यही तरीका है। प्याज है, प्याज में जैसे ही हम लोग क्षार को मिला रहे हैं, उसका गंध खत्म हो जाता। जो कि अंधा लोग होता है ना, अंधा लोग, वो इसी संकेतक का प्रयोग करके पहचानता है कौन अम्ल है कौन क्षार है। हम लोग तो हैं आंख वाले, हाँ, आराम से हम लोग कृत्रिम संकेतक और प्राकृतिक संकेतक, जिसमें आपको लिटमस पत्र ध्यान में रखना है, हल्दी ध्यान में रखना है, इन सब का प्रयोग करके हम पहचान लेते हैं मेरा अम्ल है या क्षार है। लेकिन जो अंधा लोग है वो कैसे पहचानेगा ये अम्ल है या क्षार है? अंधा लोग की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं क्या भैया जी, जिसको सुगंध ही नहीं आता वैसा लोग कैसे पहचानेगा? उसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। यहाँ ध्यान दो, कोई अंधा लोग है, ठीक है, उसको दिखता नहीं है लेकिन सूंघ तो सकता है। आप सूंघ करके पहचान सकते हो कि मेरा जो है सामने वाला वो अम्ल है या क्षार है। तो सिंपल सा कैसे जानेंगे? प्याज में जैसे अम्ल को मिलाएंगे, उसका गंध जो है प्याज जैसा ही रहने वाला, उसका गंध कैसा रहने वाला? प्याज की तरह ही रहने वाला, ठीक है। अगर हम लोग इस प्याज में क्षार को मिला दें, क्षार मतलब क्या, आप सिंपल सर्फ का पानी घोल लो और उसको प्याज में मिलाओगे, उसका गंध चले जाएगा, ठीक है, गंध गायब हो जाएगा, गंध खत्म हो जाएगा। अर्थात अपना गंध को, अपने स्मेल को, अपना गंध खो देता है, ठीक है, अपना गंध खो देता है। बस आपको इसमें ध्यान में क्या क्या रखना है, ये घ्राण संकेतक आपको ध्यान में रखना है, आपको प्राकृतिक संकेतक ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये संकेतक का चीज खत्म हो गया। अब हम लोग अम्ल पढ़ेंगे। अभी लोग कितना सब कुछ पढ़ने के लिए है। क्षार, अम्ल पढ़ना है, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पढ़ना, अम्ल का प्रकार पढ़ना, रिएक्शन पढ़ना है, क्षार पढ़ना, क्षार का प्रकार पढ़ना है। इतना कुछ पढ़ने के लिए तो कमर कस लो, बहुत मेहनत करना होगा। यहाँ से सबके बारे में पढ़ना होगा। तो हम लोग बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। हम ये मान के चल रहे थे कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अब मान के चलेंगे आपको थोड़ा बहुत आता है और यूं स्पीडली हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा दे, ठीक है। मतलब दीदी को मत बोलियो, दीदी का नाम ले लेते, ठीक है। चलो यहाँ देखो, हम लोग जो है अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल में क्या समझो। अम्ल में जो आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास इसमें अम्ल है, ठीक है, पहले इसका टेस्ट कैसा होता है। अम्ल पिए हो आप? भैया जी अम्ल कहाँ पिए हैं, बैटरी का पानी पिए हो? पीना भी मत। अम्ल वैसे हम अम्ल का अपने लाइफ में यूज काफी करते हैं। आप जाओगे, सेब खाते हो ना? हाँ सेब खाते हैं, उसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। नहीं खाते हो मौलिक अम्ल? हाँ भैया। नारंगी खाते हो? हाँ, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली खाते हो? उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हरा पत्ता वाला सब्जी खाते हो ना, हरा पत्तेदार सब्जी, उसमें आपका फॉलिक अम्ल पाया जाता है। विनेगर खाते हो? विनेगर नहीं, विनेगर का प्रयोग आप नहीं करते होगे। वैसे में विनेगर से शराब बनता है, ठीक है। विनेगर में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर आपको चींटी काटी है, चींटी, तो चींटी में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसका प्रयोग हमारी लाइफ में है। वो इतना भी खतरनाक, आप सेब नहीं खाएंगे क्या अम्ल पाया जाता? तो इमली नहीं खाएंगे क्या? खाएंगे। नींबू नहीं खाएंगे क्या? खाएंगे। मतलब अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसका स्वाद कैसा होता है भैया जी? नींबू का स्वाद कैसा होता है, संतरा का स्वाद कैसा होता है, हम बताएंगे। खट्टे टाइप का होता है, ठीक। पहला आपको स्वाद ध्यान में रखना है।
ठीक है, क्या स्वाद, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, ठीक है, खट्टा होता है। ओके, स्वाद समझ में आ गया, ठीक। अगेन आगे 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 आगे, अम्ल का जो जलीय विलयन है, हम अम्ल को ले लिए, आप नींबू ले लो, नींबू 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 का पानी बनाओ, नींबू पानी बनाओ, जलीय विलयन क्या देगा समझो। आप नींबू लेते आओ, नींबू को पानी में यूं निचोड़ डालो, अम्ल में जो है इसका जलीय विलयन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन जो है H+ आयन का त्याग करता है। जितना ज्यादा H+ आयन का त्याग होगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ये ध्यान के रखना है, उतना ज्यादा ही शक्तिशाली अम्ल होता। तो H+ आयन पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि अम्ल के पास पावर कितना होने वाला, इस बात को समझना सीखो, ठीक है। तो इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता, अम्ल का जलीय विलयन जो है वो H+ आयन को देता है। फिर अम्ल जो है, हाँ भैया, अम्ल लिटमस पत्र को जो है वो लाल रंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और अम्ल का कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, उदाहरण, अम्ल का कुछ एग्जांपल देखेंगे, अम्ल का कुछ उदाहरण, जैसे कि आपका HCl, ये से पिछली वाली क्लास में बताए थे, H2SO4, HNO3 ना, फिर H3PO4, ये सब आपका अम्ल का एग्जांपल है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब इसका एग्जांपल हुआ। हम लोग यहाँ क्षार को भी देख लेते हैं, उम्मीद करेंगे क्षार को समझ करके आप अम्ल और क्षार का डिफरेंस बता सकते हो। क्षार में क्या क्या ध्यान में रखोगे या एसिड में क्या क्या ध्यान में, एसिड कहते हैं, बेस में क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो समझो। पहला चीज, सेम वही चीज, यहाँ स्वाद की बात की गई, हाँ स्वाद, इसे छाड़ लेते हो ना, हाँ छाड़ लेते हैं आप। क्षार, नमक है, नमक को एक साथ पूरा खा लो, बहुत सारा, इतना एक मुट्ठी नमक ले लो, पूरा खा लो, ये अजीब लगेगा, नमकीन से भी ज्यादा कड़वा लगेगा, ठीक है, मतलब कड़वा टाइप का स्वाद होता है। पूरा नमकीन मत बोलना, हल्का मात्रा में लेते तो नमकीन लगता, ज्यादा मात्रा में लोगे ना अजीब लगेगा, कड़वा टाइप का लगेगा, ठीक है, पूरा कड़वा, तीखा नहीं, कड़वा बोल रहे हैं, कड़वा, तीखा अलग हुआ, कड़वा अलग हुआ, स्वाद इसका कड़वा होता है, ठीक है भैया। अगेन इसका जलीय विलयन, यहाँ आपका H+ आयन का त्याग होता है, यहाँ पर आपका OH- आयन का त्याग होता है। इसका मतलब आप देखोगे जितना भी क्षार होगा ना उसमें आपका OH ऐड है, जैसे कि आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद वैसे क्या कर रहे थे हम थोड़ा लगता है क्या, ठीक, यहाँ देखो, हम आते 2 मिनट में, ठीक है, लिटमस पत्र आते हैं 2 मिनट में, तब हम आते आगे, ठीक, तुरंत आ रहे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अपना, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। हम लोग बेस में देख रहे थे, इसका स्वाद कड़वा होता, हाँ जी, जलीय विलयन जो है OH- आयन का त्याग करता, और लिटमस पत्र में जब हम लोग क्षार को मिलाते हैं, तो वो लिटमस पत्र का रंग चेंज कर, क्या हम बोल रहे हैं, हाँ, लिटमस पत्र को जब हम क्षार में मिलाते हैं, उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा भी चेक करोगे तो वही काम होगा ना। जब लिटमस पत्र को क्षार में मिलाओगे तो उसका रंग जो है नीला कलर में चेंज हो जाएगा, किस कलर में, नीला रंग में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ब्लू कलर में चेंज हो जाता। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वो एग्जाम्पल क्या क्या होता, बोलोगे आप मेरे साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ आपको OH ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब हम लोग इससे पहले वाली क्लास में देख लिए थे। यहाँ पर सबके लिए आपको 4 टर्म दिया गया है, इस 4 टर्म पर दोनों का डिफरेंस आप लिख सकते हो, बेहतर तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। अब हम लोग इसको देखेंगे, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और प्रकार देखने वाले, जल्दी से हम लोग अम्ल का प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं बिना कुछ देरी किए। तो ध्यान से आप समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, ठीक है। इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे, ध्यान से समझोगे। अब ये बताओगे आप अपने डेली लाइफ में ऐसा कौन सा चीज है जो कि आप उपयोग करते हो उसमें अम्ल पाया जाता। अभी हम ढेर सारे नाम भी बोले हैं, कुछ ना कुछ नाम आपको ध्यान में जरूर होगा, उसमें से कुछ ना कुछ नाम तो बताओगे। जैसे कि हम बताए थे आपको, नारंगी के बारे में बताए थे, नींबू के बारे में बताए थे ना, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। अब अम्ल की प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। पहला जो आपको ध्यान में रखना है, आप तुरंत बोलोगे भैया नींबू, हाँ नींबू हो गया, या फिर संतरा देखिए हो ना, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता, तो तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पे संतरा आ रहा है, संतरा से क्या होगा, संतरा से आपको ध्यान में रखना, सिट्रिक एसिड, क्या, सिट्रिक एसिड अर्थात सिट्रिक अम्ल,
सिट्रिक अम्ल। हाँ, ये ध्यान में रहेगा, बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। देखो याद करने का तरीका ही बताते चलेंगे जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े, वो याद हो जाए। संतरा, संतरा, सत, संतरा में सत वर्ड आ रहा है, यहाँ पर सिट्रिक, सिट्रिक, ये ध्यान में रखोगे, संतरा और सिट्रिक एसिड, बहुत अच्छे। अगर यहाँ देखोगे नींबू और संतरा के बाद आप सेब देखो, सेब में एप्पल, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। सेब को कैसे ध्यान में रखोगे, सिंपल सा आपको ये इमेजिन करना है, यहाँ बहुत सारा सेब रखा हुआ है, यहाँ पर मेरे सामने ढेर सारा सेब रखा हुआ है। अब सेब का मालिक हम हुए, सेब का मालिक कौन हुए, हम हुए। हम सेब पे मस्ती से सेब का मालिक है, यूं जो है मुझ पे हाथ, मुझ नहीं कुछ और है, यूं इस पे हाथ फेर के बोल रहे हैं हाँ हमारा सेब है, हमारा सेब, तो हम उसके मालिक है ना। जब भी सेब बोलेंगे आपको ध्यान में रखना है मालिक, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, मालिक ध्यान में रखना है। मालिक से मौलिक एसिड ध्यान में रखोगे, मौलिक एसिड अर्थात मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल बिल्कुल ध्यान में रहेगा। हाँ जी ध्यान में रहेगा। अगर तीसरा सेब बोलेंगे मौलिक अम्ल ध्यान रखना, जिसमें हम टिक लगाते चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको अच्छे तरीके से देखोगे। भैया ठीक है, हम अच्छे तरीके से देखेंगे। इमली की बात करते हैं, अंगूर की बात करते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता। एक बात आपसे हमें पूछना था कि इमली खाने से सही में कोई भी जो है, जो मान लो बोलता नहीं है, वो टर बोलना स्टार्ट कर देता है क्या? इसके बारे में मुझे पूछना था आपसे। मान लो हम नहीं बोलते हैं, बचपन से अच्छे से बोल नहीं पाते, अटकते हैं बीच बीच में, तो क्या इमली खाने से हम टर बोलना स्टार्ट कर देंगे? पूछना था दीदी से कि सही बात है क्या, कि मान लो हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है, या फिर हम जो है ना बोल नहीं पाते। जैसे मान लो हमको बोलना होगा कि हाँ हमें जो है आपको जो है पढ़ाना है, पीटना कम है, हम सुन लेंगे, मतलब हम बोलेंगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, होता है ना तुतलाने वाला। अगर वो कोई तुतलाता है, अगर वो इमली खिलाएंगे ठीक हो जाता है, टर बोलने लगता। पूछ मत लियो, हम याद करवाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपको ये याद करवाने के लिए बोल रहे हैं कि टर वर्ड, टर अर्थात इमली में टार्टरिक एसिड होता। कौन सा? टार्टरिक एसिड। इमली बोलेंगे तो टार्टरिक एसिड। जाके पूछ मत लेना, आपकी माँ जी दांत लाल कर देगी आपका। क्या होता है? इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल, इको है, अच्छे से लिख देते हैं, देखो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। हम सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रहे थे, आप पूछ मत लेना, बार बार बोल रहे हैं, पूछना मत, सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहे थे कि आपको टर्टर, ये वर्ड ध्यान में, टर्टर है ना यहाँ पे, हाँ ये वर्ड आपको ध्यान में आ जाए। जैसे ही आप इमली नाम सुनोगे तो इमली बोलेंगे, टर्टर दिमाग में आना चाहिए, टर्टर, ठीक है, ठीक है। जब आप टर्टर बोलने लगोगे, भैया जी हम तो सीरियस समझ लिए थे, आप सही मायने में पूछ रहे हैं हमसे, भैया ऐसे तो ना पूछा कि जैसा मजाक मत कीजिए हमारे साथ। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो इमली समझ में आ गया आपको। हाँ, हमारे पेट में जो जठर रस होता, उस जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये तो याद ही होगा आपको। उसमें आपका HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल, उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल। अगेन आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला, यहाँ आंवला में ए वर्ड आ रहा है ना, हाँ भैया आंवला में ए वर्ड आ रहा है, ए से ध्यान में रखोगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ लिख देते हैं आपको हिंदी में भी, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, थोड़ा सा रुकोगे आप, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको कर लें क्या हम, कि ठीक चल रहा है, सह जाए दोनों, हल्का इसमें इंक डाल ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकोगे आप, परेशान नहीं होगे, मैं तुरंत कर लेता हूँ, ठीक है, बस कुछ समय का। मंगल भवनय, जी पर आते कम है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है ना, दांत तोड़ देंगे, इंक ना भरो क्या इसमें। वैसे भी जो है ना क्लास थोड़ा सा लंबा नहीं लेना था, शॉर्ट में हमको खींचना है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, समय नहीं है आपके पास, हम बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हमको टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहिए, हम इधर उधर की बातें करते हैं। मेरी आदतें नहीं सुधरेंगी ना, याद ध्यान दो। एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन उसके बाद जो आपको ये ध्यान में रखना है, इमली, नींबू, सेब, फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार, यहाँ पे याद किसे रखोगे इसको? आंवला को,
यहाँ आंवला में ए वर्ड आ रहा है, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आंवला में ए, आंवला लिखोगे ना ए आएगा, आंवला ए, ठीक है, आंवला, ठीक है। आंवला में आपका ए वर्ड आता है ना, ए से आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगेन हरे पत्तेदार सब्जियां, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इसमें आपका हरे पत्तेदार सब्जियां में, हरे पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार तो होता है लीफी, यहाँ देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी फॉलिक एसिड, ध्यान में रखोगे, फॉलिक एसिड। ओके 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 ओके, मतलब ऐसे ध्यान रखो, मतलब आप ये सब ध्यान में रखोगे, हरे पत्तेदार सब्जियां है ना, आप लाओगे घर, मतलब मार्केट से खरीद के, हरे पत्तेदार में जैसे आपका आ गया गेंदारी साग, ठीक है, या फिर पालक लाओगे, उसको फैला दोगे पूरा, फैला दोगे पूरा, उससे क्या हो जाएगा? सब्जी कैसे बनाते हो? फैला के सब्जी बनाते हो ना, फैला दोगे, पहले पहले चुनोगे इसमें घास है कि नहीं है। तो यहाँ पर हरे पत्तेदार सब्जियों से आपको ध्यान में रखना है, फैला करके हम सब्जी बनाते हैं, तो फॉलिक एसिड ध्यान में रखोगे। यहाँ तक जो लिखे हैं कुछ और लिखते हैं, ध्यान से समझोगे। 7वां नंबर, दही जो होता है अपना, दही जो होता है, दही से आपको ध्यान में रखना है, दही से ध्यान में रखोगे लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अब ध्यान में कैसे रखोगे भैया? हाँ लैक्टिक एसिड होता है, हाँ यही बात सही है, कैसे ध्यान में रखोगे मैं बताता हूँ ना, परेशान क्यों होते हो। लैक्टिक अम्ल, यहाँ पे फॉलिक अम्ल, समझो दही की बात कर रहे हैं। अब दही आप खा लियो, ठीक है, दही खाने से क्या होगा? आपका तबीयत खराब हो गया, हो ना जाए ऐसी मैं मनोकामना नहीं करता हूँ। सपोज दही खाए हो, तबीयत खराब हो गया, अब जो है दही तबीयत खराब होने के बाद जो है बिना रुके नीर बहे जा रहा है, ठीक है, बिना रुके नीर जल बहे जा रहा है, तो वहां से जल बिना रुके, रुकता नहीं है जल, मतलब लीक कर रहा है जल जो है, याद करवाने के लिए क्या क्या नहीं बोलना पड़ता, दही बोलेंगे आपको इतना ध्यान, दही लीक कर रहा है, क्या लीक कर रहा है वो समझो आप, ठीक है, दही से ध्यान रखो, लीक कर रहा है, क्या लीक कर रहा है, लीक 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 से लैक्टिक एसिड, ध्यान में रखोगे। दही बोलेंगे, दही तो लीक, ध्यान में रखो, दही लीक, लीक क्या कर रहा है वो आप जानो, ठीक है, दही लीक, लीक से लैक्टिक एसिड, भैया समझ में आ गया लीक क्या बोलना चाह रहे हैं आप। 8वां नंबर क्वेश्चन चलो कोई नहीं, कोई नहीं। और जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट। 4था नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आंवला स्कॉर्बिक अम्ल हल्का फुल्का ध्यान में रखना है आपको, बाकी नहीं भी हल्का फुल्का पढ़ लेना, हो गया। अगेन आपको जो ध्यान में रखना है नेक्स्ट, अभी हम ध्यान में क्या बोलने वाले थे, अभी हम अभी कुछ बोलने वाले थे, अभी कुछ बोलने वाले थे, हाँ विनेगर, सिरका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरका देखे हो? सिरका, सिरका शायद ही आप देखे होगे, क्योंकि सिरका का प्रयोग हम लोग शराब बनाने में करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? विनेगर कहते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी ध्यान में रखना, ये भी अक्सर पूछा जाता है आपसे, विनेगर का प्रयोग, और ये पूछा ही जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको देख लो। सिरका में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? यहाँ विनेगर में आपका GAR, गड़ वर्ड आ रहा ना, गड़ से आपको गर्मी ध्यान में रखना है, अधिक गर्मी लग रही है तो AC ऑन करना है, एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड। आप अपने मन से बोलने का प्रयास करो, तब तो याद होगा, वरना याद नहीं होगा ये चीज। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो है, ठीक है, एसिटिक एसिड, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। सिरका एसिटिक एसिड, सिरका मतलब विनेगर, गर्मी लग रहा है, विनेगर इंग्लिश होता है, गर्मी लग रहा है, एसी ऑन करेंगे, एसिटिक एसिड, हाँ इतना लिखो। अभी हम 3-4 और लिखाएंगे, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग चींटी का डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है वो भी लिख लेते हैं, ठीक, लिखो चींटी का डंक में, इसको मिटा दे, हम इसको मिटाए, इसको मिटा दे, जल्दी बोलो ना, मिटाएंगे इसको, कुछ और लिखाएंगे, बेहतर बेहतर लिखाएंगे। हाँ उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड लिखो, टमाटर टमाटर हो गया, पालक हो गया, उसमें आपका, वैसे पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, हम पालक यहाँ बोल दिए थे, नहीं नहीं, पालक के अलावा पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक। आगे देखो 9 नंबर, इसको मिटा रहे हैं। नींबू में कौन सा एसिड? नींबू में बताओगे? नींबू में सिट्रिक एसिड, संतरा सिट्रिक, नींबू सिट्रिक एसिड, ठीक है। अगेन 9 नंबर क्वेश्चन, बोलोगे आप? क्या बोले थे अभी हम कुछ बोल रहे थे ना, अभी हम पालक के बारे में बात कर रहे थे, हाँ जी, और किसके बारे में बात कर रहे थे? और टमाटर के बारे में, टमाटर और पालक, टमाटर और पालक। ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें स्टार लगा है वो याद रहना ही रहना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये चांद बिंदु है, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, टमाटर के बाद आपको ध्यान में रखना है, क्या बोले थे इसके बाद हम? अभी कुछ और बोले थे टमाटर के बाद, ध्यान में नहीं रहता,
क्या बोले थे, हाँ बासी मक्खन, बासी मक्खन, इसका इंग्लिश होता है क्या, रैंसिड बटर। उसमें आपका अम्ल पाया जाता है ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर हम निशान लगा देंगे, परेशान मत होना। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक अम्ल, बस एक नजर आप देख लो इसको। अब जो लिखा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। 11वां नंबर चींटी के डंक में लिखो, चींटी का डंक, चींटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चींटी का डंक या फिर मधुमक्खी का डंक। चींटी या मधुमक्खी से आगे मिल जाते, मधुमक्खी ध्यान में रखोगे। मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता, चींटी मधुमक्खी के डंक में आपका जो है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिक एसिड को हम लोग कहते हैं मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। और एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम है आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड हिंदी में कहते हैं एथेनोइक अम्ल। लिख दे क्या, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान रखोगे। ये सिरका वाला चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला। चींटी का डंक, मधुमक्खी, ये पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है आपका। इसका फॉर्मिक एसिड का जो है आपसे संरचना सूत्र भी पूछा जाता है। आपके 2 मिनट चाहिए, 5 बाद में नहीं बोलो क्या। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चींटी का डंक और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड अर्थात फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी का दूसरा नाम है, इसी का ये साधारण नाम था, इसी का IUPAC नाम हुआ क्या, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड अर्थात मेथेनोइक अम्ल। ध्यान में, कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, ये विनेगर आपको ध्यान में रखना है और ये फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वो एग्जाम में आ सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं इसे, इसलिए अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। लगभग हम सारा लिखा दिए, ऐसा कुछ नहीं छूटा है। अगर छूटा भी होगा तो बोलना भैया हाँ इसका छूटा हुआ, इसका बता दीजिए, हम जरूर बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वैसे सब तो बता ही दिए हैं, ठीक है। लगभग सब बता दिए, आप परेशान नहीं होगे। ओके, जठरस बता दिए ना, हाँ जठरस बता दिए, ठीक। इतना सा आपको ध्यान में रखना, जिसमें आपको हम स्टार मार्क्स लगाए हैं, कम से कम वो रट लेना अच्छे तरीके से, याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। और याद करने का तरीका ही बताएं, जो तरीका नहीं बताएं बोलोगे भैया हाँ इसका तरीका आप नहीं बताइए, याद नहीं होता, जरूर आपके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ठीक, जरूर बताएंगे। देखो यहाँ पर टमाटर है ना, टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड कैसे ध्यान में रखेंगे बताओ। सिंपल सा टमाटर का इंग्लिश होता है TOMATO, टमेटो, टमेटो में यहाँ O आ रहा है, O से ऑक्जेलिक एसिड ध्यान में रखोगे। पालक का इंग्लिश होता है स्पिनच, होता है क्या होता है, स्पिनच, SPINAC, स्पिनच, इसको स्पिनच बोलते हैं। अगेन हो गया, बस इतना ही ध्यान में रखो। आपका ये अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्लियर हो गया। अब हम लोग सिर्फ अम्ल का प्रकार देखने वाले और क्षार का प्रकार देखने वाले। हम लोग रिएक्शन जो है इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए हैं, बस इतना सा ही पढ़ाई करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि साधारण नमक कैसे बनता है, ठीक है। फिर आपका साधारण नमक हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, धोवन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसका निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, फिर वो हल्का सा देखने वाले। उसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका 20 मिनट 15 मिनट काफी हो गया। और अभी हम नहीं चाहते हैं कि इस क्लास को फिर से उतना लंबा लेके जाएं कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। पता है आपकी कैपेसिटी 1 घंटे से मतलब बाहर जाने के बाद जो है वो आपको समझ में नहीं आती है, तो 1 घंटे के अंदर ही रखना चाहते हैं हम कि आपको हर एक बातें समझ में आए, उससे पहले खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। और ज्यादा बातें ना करते हम लोग अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और क्षार का प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। इतना बोलेंगे, जितना स्टार लगाए हुए हैं जरूर उसको याद कर लेना और बोलना भैया हमको याद हो गया स्टार वाला, हमसे बस स्टार वाला पूछ लीजिए। हम चाहते हैं जितना इंपॉर्टेंट है कम से कम वो आपको हमेशा ध्यान में रहे, ठीक है। चलो 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 आगे चलते हैं। क्या है अम्ल का प्रकार, अम्ल के प्रकार में देखेंगे। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा समझो, हिंदी कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है समझो, ऐसा अम्ल जिसका प्रयोग हम सब करते हैं डेली लाइफ में, मतलब जो हमारे अंदर मौजूद होगा। हम सेब खाते हैं, हाँ मौलिक एसिड हमारे अंदर है, खाए तो हमारे अंदर गया ना, बिल्कुल। हम जो है
मौलिक एसिड वैसे सेब में था, पेड़ पौधा में पहले से मौजूद था, तब ना वो एसिड हमारे पास आया। मतलब ऐसा एसिड जो हम प्लांट्स में या फिर हमारे अंदर मौजूद होता है। प्लांट्स में मौजूद था तब हम लोग खाए, हाँ। फिर हम लोग लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, उसका भी सेवन करते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं होगा ही होगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका लैक्टिक एसिड हो गया, हाँ भैया लैक्टिक एसिड हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे फॉलिक एसिड, हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उसमें विशेषकर फॉलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग टमाटर खा लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। टमाटर के पेड़ में, प्लांट्स में पहले से ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होगा ना, मतलब ऐसा एसिड, ऐसा अम्ल जो हमारे शरीर में या फिर प्लांट में पहले से मौजूद होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कार्बनिक अम्ल कहाँ उपस्थित होता है, ये उपस्थित होते हैं, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं कहाँ पर, पौधे में, पौधे और जानवर में, एनिमल्स। मनुष्य में भी जानवर, मतलब हम लोग जानवर की श्रेणी में ही आते हैं। हाँ भैया हम लोग जानवर की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल एनिमल्स में हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग स्तनधारी जानवर है। भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ। चलिए यहाँ देखो, ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड और कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे, या इसका दूसरा नाम है क्या, मिनरल्स एसिड। हिंदी में देखो, ऐसे लिख देते हैं मिनरल, हिंदी यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओ कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, ओ कार्बनिक अम्ल, ओ कार्बनिक अम्ल, ठीक है। या फिर इसको मिनरल अम्ल भी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या ध्यान में रखोगे, बस इतना ध्यान में रखना है, इसको जो प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग प्राप्त करते हैं खनिज लवण से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, खनिज लवण से प्राप्त करते हैं और चट्टान से प्राप्त करते हैं। इसको प्राप्त करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से, चट्टान से और खनिज लवण से। अक्षर का जो है ना, चट्टान से और खनिज लवण से, ये ध्यान में रखना है। ओके भैया, हम ध्यान में रखेंगे। ओके ओके ओके। फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दो और देखेंगे, फिर काम खत्म, आज का काम यही समाप्त हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल की बात करेंगे, प्रबल अम्ल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक लास्ट और वीक एसिड। देखो तीन होता है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा। ये शक्ति के आधार पर दो होगा और उपलब्धता के आधार पर दो होगा। दो अलग अलग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आप ऐसे परेशान हुए, ये आपका जो है ना किसके आधार पर हुआ, ये उसकी शक्ति के आधार पर हम लोग बांट रहे हैं, प्रबल अम्ल और यहाँ पर दुर्बल अम्ल में, ठीक है भैया, समझ में आ गया। वीक एसिड आपके पास तो लिखा हुआ होगा ही ना, जब अम्ल का प्रकार आएगा तो दो टाइप में इसका जवाब आप दे सकते हो, एक उपलब्धता के आधार पर, एक उसकी क्षमता के आधार पर, ठीक है। दो प्रकार में लो लिख देते हैं, उपलब्धता के आधार पर और इसकी क्षमता के आधार पर। समझ में आया, बिल्कुल आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यहाँ वीक एसिड दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, किसकी, दुर्बल अम्ल की बात करेंगे। भैया जी दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, हाँ जी दुर्बल अम्ल की बात और प्रबल अम्ल की बात ही करेंगे। इसमें बस आपको जो है ना एग्जाम्पल ध्यान में रखना और कुछ नहीं। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है H2SO4, HCl, HNO3, जानते हो, समझना। अच्छा पहले इसका देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या होता है, जिसका प्रयोग हम लोग डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों, दुर्बल अम्ल ही ना हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना कि भैया सुनिए ना, अगर हम लोग जो है ना बैटरी का पानी अगर डेली लाइफ में यूज करेंगे तो कछु ना होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल यूज कर सकते हो आप। जैसे कि आप सेब खा लो, उसमें आपका दुर्बल अम्ल पाया जाता, दही खा लो कुछ नहीं होगा, लैक्टिक एसिड पाया जाता। आप जाकर के जो है ना आंवला खा लो कुछ नहीं होगा, नींबू खा लो कुछ नहीं होगा, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एसिड तो है लेकिन वो दुर्बल अम्ल है, चींटी काट लेगी कुछ नहीं होगा। विनेगर नहीं पीना, मतलब विनेगर से भी सिरका पियोगे कुछ नहीं होगा। वाइन नहीं पीना है आपको, ठीक है। सिरका खासी सिरका ले सकते हो, सिरका आपका एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। उसका प्रयोग करते हैं, सिरका का प्रयोग करते हैं हम लोग शराब बनाने में। शराब को कभी नहीं पीना है, ठीक है। सिरका बस प्रयोग किया, जैसे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे हम बोले क्या, सिरका बोले क्या हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है। ये आपका एथेनोइक
अम्ल हो गया, बहुत अच्छे। आगे फिर HCOOH बोले, ये आपका मैक्रोनिक अम्ल हो गया। हम लोग कोका कोला पीते हैं, वो क्या है, वो आपका कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, H2CO3 बोलेंगे, ठीक है, ये आपका कार्बनिक अम्ल हो गया। ये भी आप पीते हो अक्सर डेली लाइफ में ना। उसके बाद आप लैक्टिक एसिड पीते हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH, ये सब आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हुआ। अब ध्यान में रखना, एक बार आपको बोल देते हैं, ध्यानपूर्वक ध्यान से सुन लो। अम्ल का प्रकार उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का एग्जांपल कौन सा हो गया, जो कि पौधे और जानवर में मिलता है, हम लोग डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक एसिड का कैसे जाने भैया, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है सब में कार्बन है आपका, देख लो, जिसमें कार्बन होगा वो आपका कार्बनिक अम्ल में चले जाएगा, अर्थात ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। इसका एग्जांपल यहाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में भैया इनऑर्गेनिक एसिड और कार्बनिक अम्ल, हाँ, ये आपका जो है इसका एग्जांपल यहाँ पर हो गया। हम ऐसा भी कर सकते थे, इसी में आपको जो है सब कुछ बता देते हैं, अर्थात फिर से समझो आप परेशान हो रहे हैं, मुझे पता है, समझो, बताने का था तरीका हम चेंज करना था, हम एक बगल से लिखवा दिया आपको, ये गलत किए, कोई बात नहीं। कार्बनिक एसिड पेड़ पौधा और जानवर में मिलता, इसी को हम लोग जो है दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इसको यहीं पर आपको बताना था हमको, इसी को हम लोग दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इसी का एग्जांपल यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल में क्या अंतर है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे, समझो, लिखवा ही देते हैं अच्छे तरीके से। वैसे क्षमता के आधार पूछे तो आपको दो ही बोलना है, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाए कार्बनिक मतलब कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल में क्या, पहले ये लिख लो, ठीक है। अब पूछा जाएगा कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक, मौखिक सुनो, अगर पूछा जाएगा कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल में क्या अंतर है, तो पहले आप लिखोगे कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, सेक्शन बना लोगे, बिल्कुल। कार्बनिक अम्ल पौधे और जानवर में उपस्थित होते हैं, और कार्बनिक अम्ल चट्टान और खनिज लवण से प्राप्त करते हैं। अब कार्बनिक अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, और उसका उदाहरण लिख लोगे। 3 पॉइंट यहाँ हो गया, बिल्कुल इसमें 3 पॉइंट हो गया। अब कार्बनिक अम्ल में आपका 1 पॉइंट आप लिख चुके हो कि ये जो है आपका चट्टान और खनिज लवण से प्राप्त करते हैं। फिर लिखोगे कार्बनिक अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे कार्बनिक अम्ल में उदाहरण ये सब हो गया। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखोगे। और हम जान ही रहे हैं क्षमता के आधार पर दो प्रकार का, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, ठीक है। बातें समझ में आ गई, हम क्या करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप समझ गए होगे कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। अगेन हम लोग एक लास्ट टॉपिक क्षार का प्रकार देखेंगे, फिर क्लास आज का यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक। चल हम लोग अब क्षार का प्रकार देख लेंगे। क्षार का प्रकार एक साथ जानते हो, टोटल का टोटल बताना, अभी व्हाइट बोर्ड में थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, और समय कम लेकर के बताना, समय तो बहुत ज्यादा चल जाता मेरा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थोड़ा सा समस्या आपको होता है, समय का प्रॉब्लम आपको होता होगा, बिकॉज आपको काफी कुछ पढ़ने के लिए है, सिर्फ साइंस ही तो नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन हम भी क्या करें, मुझे पढ़ाना है कम समय में तो दिक्कत होता है कभी, लेकिन कोई नहीं, आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, एग्जाम देना है, ठीक, और बेहतर रिजल्ट लाना है, ठीक। आपके पीछे बहुत मेहनत की जा रही है, बस आप अच्छा रिजल्ट देते हो, मैं उसी में खुश रहता। हाँ, अगर क्षार का प्रकार देखा जाएगा, क्षार का प्रकार क्या होगा वो समझना है। क्षार का प्रकार, क्षार में क्या होता है, वैसे हम बताना चाहेंगे क्षार को। आप तो सुनते हो क्षारक वर्ड अपने किताब में, अब यहां से कंफ्यूज करेंगे आपको। क्षारक बोले ना, क्षारक में आपका जो है, जैसे मान लो, समझना, यह पानी है, इसे पानी है, इस क्षारक को इस पानी में डाल दिए, या तो पानी में घुल जाएगा, हाँ, जो पानी में घुल गया उसको घुलनशील क्षारक कहेंगे, घुलनशील क्षारक, घुलनशील क्षारक कहेंगे। जो पानी में नहीं घुलेगा उसको हम अघुलनशील क्षारक कहेंगे, अघुलनशील क्षारक कहेंगे, बिल्कुल, जो पानी में नहीं घुलेगा उसको हम अघुलनशील क्षारक कहेंगे। तो ध्यान से समझोगे, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, भैया जी जो पानी में घुल गया वो घुलनशील क्षारक तो हम कह ही रहे हैं, इसी घुलनशील क्षारक का दूसरा नाम क्षार होता है, और काफी जगह हम लोग सिर्फ क्षार वर्ड का ही यूज करते हैं, क्योंकि कहीं पर रिएक्शन करवाएंगे, कहीं पर किसी के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि जो जल में घुलेगा तभी ये OH- आयन का त्याग करेगा, हाँ, और अगर जल में घुलेगा ही नहीं तो त्याग कहां से होगा OH- आयन का, तब वहां समस्या हो जाएगा, रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। तो कहीं पर भी रिएक्शन करवाते हैं ना, मैक्सिमम क्षार वर्ड का यूज करते होंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जल में घुल जाता है और ये जल में घुलता नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया भस्म। आपके किताब में लिखा होगा भस्म और क्षार में क्या अंतर है,
है ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ मतलब क्षार बोले, मेरी बात को समझना, कंफ्यूज मत करना। क्षार बोले माइंड में ये आना, क्षार बोल रहे हैं मतलब ये पानी में घुल जाएगा। भस्म बोलेंगे ना पानी में नहीं घुलेगा। फिर से बोलते हैं, क्षार बोलेंगे पानी में घुल जाएगा, भस्म बोलेंगे पानी में नहीं घुलेगा। बातें समझ में आ गया। क्या क्षार मेरा क्षारक है? बिल्कुल, क्षार क्षारक ही तो है। भस्म क्षारक है? बिल्कुल, भस्म क्षारक ही तो है। मतलब समझोगे, मेरी बात को समझोगे। ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि अधिक बोलेंगे आप कंफ्यूज कर जाओगे, बस इतना ही समझो। अभी तक हम स्टार्टिंग से कहीं पर क्षारक का प्रयोग नहीं कर रहे थे, अचानक आपके सामने क्षारक का प्रयोग कर रहे हैं। जरूर आपके मन में थोड़ा सा ये वहम का कीड़ा आ गया होगा, ये क्षारक क्या होता है। जब भी क्षारक आपके सामने आएगा, ध्यान से समझिए, क्षारक तो पहली बात आएगा नहीं, लेकिन अभी हम क्षारक ला रहे हैं आपके सामने। क्षारक बोलेंगे, क्षारक जैसे ही बोलेंगे इसके अंदर आपका घुलनशील भी है और ओ घुलनशील भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर आपका घुलनशील और ओ घुलनशील भी मौजूद है। हाँ भैया दो तो बात सही कह रहे हैं। उसमें से जो ओ घुलनशील का हिस्सा होगा वो मेरा भस्म में हो गया और जो घुलनशील वाला हिस्सा होगा वो मेरा क्षार में आ गया। और अक्सर हम लोग क्षार वर्ड का ही यूज करने वाले हैं क्योंकि रिएक्शन सब में हम लोग ऐसे ही मतलब क्षार को ही लेंगे, बिकॉज वहां पर जल्दी से OH माइनस आयन में ये टूट जाता है। बात को समझ रहे हो। इसका एग्जांपल देखना चाहोगे, ढेर सारा एग्जांपल हुआ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब वहां पे हम लोग जो है एक कैल्शियम था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम प्रयोग नहीं कर रहे थे बिकॉज वो हमारा भस्म है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है आपका पानी में नहीं घुलता। बातें समझ में आ रही? हाँ जी, इस तरह आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए हम लोग वहां पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे ये बातें भी समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक, इतना सा ध्यान में रखना है। और एक चीज, क्षारक की बात कर रहे हैं तो कौन दुर्बल क्षारक होगा, कौन प्रबल क्षारक होगा वो समझ लो। प्रबल क्षारक बोलेंगे तो ये सब आपका प्रबल क्षारक है और ये आपका दुर्बल क्षारक है। ठीक, हाँ भैया, अर्थात हम बोल सकते हैं घुलनशील क्षारक मेरा प्रबल क्षारक होता और प्रबल क्षारक जो है ये ज्यादा मात्रा में। अब हम लोग जो है पीएच मान देखे ही नहीं, पीएच मान देखे ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, कल हम लोग जो है पीएच मान देखेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन देखने वाले, पीएच मान कल देख लेंगे। और पीएच मान पे कुछ आपको याद भी रखना होगा, जैसे कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, बहुत सारा कुछ है इसमें याद रखने के लिए। पीएच मान याद रखेंगे हम लोग। इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई जल का विलयन है, इसमें हम अम्ल मिलाए, जितना ज्यादा मात्रा में H+ आयन का त्याग होगा, जितना ज्यादा मात्रा में H+ आयन का त्याग होगा, पीएच का मान जो है उतना ही कम होने वाला। अगर मान लो किसी का पीएच मान 3 है, किसी का पीएच मान 4 है, तो ये 4 से ज्यादा 10 गुना ज्यादा पावरफुल होने वाला। ये सब कुछ देखने वाले हैं। कुछ फॉर्मूला देखेंगे कि आपका फॉर्मूला होगा, पीएच मान का फॉर्मूला होगा -log H+ आयन, ऐसा फॉर्मूला हम लोग देखने वाले, ढेर सारा कुछ देखने वाले हैं। और फिर रिएक्शन कुछ देखने वाले हैं कि इसमें बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर महा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में, मतलब क्या ही बोले, इतना बार पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर, मत पूछो। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको देख ही लेना है, मतलब इसके आगे क्लास से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहना तय है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साधारण नमक नहीं पूछता लेकिन फिर भी पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काफी बार पूछा गया है, धोवन सोडा, ठीक है, फिर कास्टिक सोडा। ये सब क्वेश्चन क्या ही कहें, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जो कि समझना है, जानना है हम लोग को। तो इसके आगे क्लास में बेहतर तरीके से इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वहां पे हम लोग प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ये आप जान जाओगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, हम लोग सीधा पीएच मान से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, पीएच मान से हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ठीक, ओके।